तो अस्सलाम वालेकुम। आई होप आवाज़ आ रही होगी मेरी, ठीक है। और जी सर आ रही। बस अब शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, ठीक है। शेयर स्क्रीन करते हैं सबसे पहले तो जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमारी ये चीज़ है कि आज हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है। और सबसे पहले हम आपकी फाइल्स ओपन कर रहे हैं। हम लोग कैपेसिटेंस कर चुके थे, ठीक है। और कैपेसिटेंस हमने डिटेल के अंदर डिस्कवर कर लिया था। अब हमने जो है एक टाइप पहले हमने पेज ऐड करना है। और सही है। कॉपी पे रोटेट पे थीम स्क्रोलिंग डायरेक्शन, ठीक है। ये पेज हमने जो है बेसिकली ऐड करना है, तो यहाँ पे आते हैं, ऐड करते हैं। और सही है जी। और देखते हैं, एक कवर पेज ऐड करना है। ये हमारा कवर पेज, ये ठीक रहेगा, अप्लाई करते हैं। तो हमने एक नया पेज ऐड कर लिया। अब हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और नया टॉपिक हमारा कौन सा है? नया टॉपिक है हमारा टेम्परेचर, ठीक है। तो आज जो है हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करें, जो कि है आपका टेम्परेचर। तो आपके ऐसे दो टॉपिक है, टेम्परेचर है और एक आइडियल गैसेस, साथ साथ चलते हैं। लेकिन पहले हम टेम्परेचर कवर करेंगे, फिर हम आइडियल गैसेस कवर करेंगे। अच्छा जी। और सिलेक्ट फ्रेश, ठीक है, डन, ऐड प्रॉपर टेम्पलेट, डॉटेड पेपर, स्क्वायर पेपर, अप्लाई, ओके, डन हो गया जी। तो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर की बात करते हैं कि टेम्परेचर में क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे टेम्परेचर के टॉपिक के अंदर, ये आपका चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम डिस्कस कर सकते हैं, वो हम ये कर सकते हैं कि हीट कैपेसिटी को डिस्कस करें, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद हीट कैपेसिटी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक हेडिंग डालेंगे हीट कैपेसिटी की, ठीक है। आप अच्छा, आप सब मेरे साथ रहिएगा दोनों, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा टॉपिक है। वैसे तो ये आपने अपने ओ लेवल से कवर किया हुआ है, लेकिन फिर भी जो है आपको ये चाहिए कि आप थोड़ा सा इसको बेहतर अंदाज में यहाँ पे समझें। तो हम सबसे पहले हीट कैपेसिटी के टॉपिक को कवर अप कर रहे हैं। और हीट कैपेसिटी के अंदर जो है अब सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं हीट कैपेसिटी की। हीट कैपेसिटी है क्या? तो बाय डेफिनेशन अगर हम बात करें कि हीट कैपेसिटी क्या है, तो हीट कैपेसिटी इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी required to increase the temperature of a substance by 1 degree Celsius और केल्विन, ठीक है। तो हमारी हीट कैपेसिटी क्या होती है बेसिकली, कि कितनी ज़्यादा आपको थर्मल एनर्जी रिक्वायर है आपके जो है बेसिकली टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए बाय 1 डिग्री सेल्सियस। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, हमने अपने घरों में भी देखा होगा कि हम दो एग्जांपल ले सकते हैं इसमें। जैसे मिसाल के तौर पे एक हमारा जो है जैसे हमारा एक थोड़ा सा कम पानी होता है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि यार एक हमारा टाइप का ग्लास है, ठीक है। और ग्लास के अंदर हमारा क्या मौजूद है? पानी मौजूद है, ठीक है।
और यहाँ पे जो पानी मौजूद है तकरीबन कितना मौजूद है, 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर मौजूद है, जो इनिशियली किस पे 30 डिग्री सेल्सियस के अंदर मौजूद है। और हम यही चीज़ पूरी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इसको हमने करा कॉपी और यहाँ पे लाके हमने कर दिया पेस्ट, ठीक है। तो साथ साथ फिजिक्स के आपकी थोड़ी सी आर्ट्स की क्लास भी हो रही होती है, ठीक है। तो 300 ग्राम्स ऑफ वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले हमने 100 ग्राम्स ऑफ वाटर लिया था और यहाँ पे हमने कितना लिया, 300 ग्राम्स ऑफ वाटर, यानी आपका कम पानी। यहाँ पे हमारा ज़्यादा पानी है ऊपर पहले वाले में और यहाँ पे हमारा कम पानी है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, वी विल बॉयल देम, बॉयल देम, हम इन दोनों को बॉयल करेंगे। और जब इन दोनों को बॉयल करेंगे तो आपके सामने ये दिखेगा कि आपके जो 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर है उसको आपकी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जबकि आपका जो जो 300 ग्राम्स ऑफ वाटर है उसे आपकी कम एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लेबल कर सकते हैं, किस चीज़ से लेबल कर सकते हैं, एनर्जी रिक्वायर से, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू बॉयल द वाटर। तो आप ये देख पा रहे हैं कि भाई जो आपका 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर है उसको हमारे हमारी जो है ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर करनी पड़ रही है, जबकि हमारी जो लाइक 300 ग्राम्स का वाटर है वो सिर्फ कम एनर्जी के ऊपर ही क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है। तो इससे क्या पता चला, इससे पता ये चला कि अगर आपका जो है मास ज़्यादा हो जाएगा तो आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसको बॉयल करने के लिए, और अगर आपका मास कम हो जाएगा तो आपको कम एनर्जी चाहिए। तो इससे हमें पता चला कि यार ये वाला जो आपका पानी है, ये जो पानी है इसकी हीट कैपेसिटी जो है, उसकी हीट कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है। हीट कैपेसिटी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी चाहिए बॉयल करने के लिए। और इसकी हीट कैपेसिटी क्या है, इसकी हीट कैपेसिटी आपकी लेस है, क्यों, क्योंकि इसे कम पानी चाहिए, पानी इसको बॉयल करने के लिए। तो ये वाली चीज़ हमें यहाँ पे क्लियर आउट हो गई। उसके बाद अगर हमें ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो इससे हम जो है एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बना सकते हैं। और वो फॉर्मूला क्या होगा कि भाई हीट कैपेसिटी जो होती है आपकी, हीट कैपेसिटी सी जो है आपकी, वो बराबर किसके होगी, वो बराबर है आपकी थर्मल एनर्जी सप्लाइड, थर्मल एनर्जी सप्लाइड, जिसे हम बोल सकते हैं डेल्टा क्यू। और इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, किससे डिवाइड कर सकते हैं, हम इस चीज से डिवाइड कर सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर से जब डिवाइड करेंगे यानी आपका डेल्टा टी। तो ये आपका फॉर्मूला क्या बन गया, बेसिकली C इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपका क्या फॉर्मूला शो कर रहा है, ये आपकी हीट कैपेसिटी को शो कर रहा है, सही है। अच्छा, हीट कैपेसिटी की यूनिट की बात करें तो इसका जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट आपका हो जाएगा जूल्स पर केल्विन। इसका ऐसा यूनिट होता है आपका जूल्स पर केल्विन, ठीक है। अच्छा, इसकी मजीद डिटेल्स के अंदर अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से मैंने तो काफ़ी अच्छी डिटेल के अंदर ऑलरेडी बात कर ली है। बाकी इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर मूव करते हैं। या तो कोई क्वेश्चन आप लोग को हो तो प्लीज पूछें। नहीं सर, यहाँ पे तो कोई या तो कोई क्वेश्चन नहीं है, जीती है माशाल्लाह से, हाँ जीती है, नहीं। जी सर। क्या बात है भाई। आमना, एनी क्वेश्चंस? नो सर। चलो जबरदस्त। तो ये सीन है, ठीक है, हीट कैपेसिटी का ये वाला मामला हो जाएगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करेंगे। अभी तो हमने हीट कैपेसिटी की बात की, नाउ वी आर बीइंग स्पेसिफिक। और स्पेसिफिक होने के लिए हम यहाँ पहले हेडिंग डालते हैं एक, अरे यार, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, ठीक है। हम हेडिंग किसकी डाल रहे हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डाल रहे हैं। तो ये आप यहाँ पे कर दीजिए। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल सी, ठीक है। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं स्मॉल सी है, सही है।
और ये आपका जो है यहाँ पे जो है कैपिटल सी से रिप्रेजेंट होता है। ये कैपिटल है। तो स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक का मतलब होता है बेसिकली, यहाँ पे स्पेसिफिक का जो खास मतलब है वो मतलब आपका ये है 1 kg मास। 1 kg मास के लिए हम मेजर करेंगे, स्पेसिफिक का ये मतलब होता है। तो मतलब क्या चेंजिंग क्या होगी? चेंजिंग सिर्फ इतनी होगी डेफिनेशन के अंदर कि भाई आप सबसे पहले अपनी मर्जी का मास ले रहे थे, ठीक है, जैसे यहाँ पे 300 ग्राम्स ऑफ वाटर ले लिया, वहां पे 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर ले लिया। देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो भी सब्सटेंस लेंगे, आपने क्या करना है, आपने जो है उसका मास सेम रखना है। 1 kg 2 kg 1 kg आपने सेम रखना है, मतलब 1 kg होगा आपका। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है वो मैं इंशाल्लाह इसकी डेफिनेशन लिख के बताता हूँ कि क्या फायदा होता है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपकी क्या हो जाएगी? अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी supplied is proportional to the temperature rise of a particular substance। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर करूं, अभी मैं पर्टिकुलरली सिर्फ डायरेक्ट डेफिनेशन को डिस्कस नहीं कर रहा। हम इसको डेफिनेशन तो ऑफ कोर्स नहीं बोल सकते, हम इसको ये बोल सकते हैं कि पर्टिकुलरली ये हमारे कुछ केसेस हैं कि हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फॉर्मूले को समझना चाह रहे थे। तो हमने बोला यार, जब जितना ज्यादा थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करोगे उतना ज्यादा आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। इसलिए हम ये बोल सकते हैं चेंज इन थर्मल एनर्जी जो है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टी के, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर के। और इसके बाद हमने एक और चीज समझी थी कि भाई जितना ज्यादा आपका किसी चीज का मिसाल के तौर पे मास होगा, उसको उतनी ही ज्यादा जो है टेम्परेचर चेंज करवाने के लिए क्या चाहिए होगी? एनर्जी चाहिए होगी। तो इस बात को ऐसा लिख सकते हैं, ऑल्सो फॉर अ पर्टिकुलर rise in temperature of a substance, of a particular substance, basically not all substances, the heat supplied is proportional to the mass ऑफ सब्सटेंस। कि भाई जितना ज्यादा मास हो जाएगा उतना ज्यादा आपको थर्मल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। तो हम बोल सकते हैं डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एज वेल। अब जाहिर है हमारी दो इक्वेशंस हैं, हम इनको कंबाइन कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हम इनको कंबाइन करके कैसा लिख सकते हैं? देयरफॉर डेल्टा क्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के और चेंज इन टेम्परेचर के। और आपको अच्छे से पता है ये वाला साइन किसका है? प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन। ये हमारा प्रोपोर्शनैलिटी साइन है। और जब कभी हमारा प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव होता है तो हमारे कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो एक स्मॉल सी है मल्टीप्लाई बाय एम डेल्टा टी। और अब आपने ये फॉर्मूला इसको इस तरह से पढ़ा होगा, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, जिसमें से C हमारा क्या है? C हमारा एक कांस्टेंट है जिसे हमने क्या नाम रखा हुआ है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इस तरीके से हमने नाम रखा हुआ है। भाई यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो फिर पूछो। नहीं सर, इजी है, पुरानी चीज है। पुरानी चीज है ना, बस ये कोई इतना मुश्किल चीज है भी नहीं फिलहाल। कोई नई चीज आएगी तो इंशाल्लाह वो बताऊंगा मैं आप लोग को भी। अभी तो पुरानी चीजें चलेंगी। तो भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होगा उसको रीअरेंज हम कर सकते हैं फॉर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम डेल्टा टी। तो ये हमारे हीट कैपेसिटी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। और यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में बताता चलो कि इसका जो एस आई यूनिट होगा,
इसका एसआई यूनिट आपका क्या होगा, जूल्स पर केजी पर केल्विन, ये इसका एसआई यूनिट होगा। अब जबकि हमने ये चीजें समझ ली हैं, तो लेट्स जंप अप टू व्हाट, लेट्स जंप अप टू द न्यू पेज। और न्यू पेज पे हम क्या करेंगे भाई, न्यू पेज पे सबसे पहले तो भाई आपने कुछ नहीं करना, आपने ये काम करना है, इसको इरेज करें और एक अच्छी सी लाइन खींची है, ताकि हमारे पास एक ही पेज के अंदर, पेज ज़ाया नहीं होने चाहिए ना भाई, पेज ज़ाया होगा तो मसले मसाइल हो जाएंगे। तो अभी हमारा मकसद क्या है भाई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को समझ लिया, अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं, डेफिनेशन के यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं, और डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव से एक छोटा सा यहाँ पे ये डाला और ये कर दिया ऐसे, ठीक है। और अब यहाँ पे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डेफिनेशन लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी required to raise the temperature of a unit mass of the substance by 1 डिग्री। आपने कुछ चीज़ों पे गौर करना है, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है किस पे, यूनिट मास। तो द डिफरेंस बिटवीन द हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, यूनिट मास का डिफरेंस आता है, इसके अलावा और कोई हमारा डिफरेंस नहीं आता। तो यहाँ तक हमारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और इसी के पर्सपेक्टिव से एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चन भी करते हैं अपने पास, और क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कि भाई कैलकुलेट द rise in temperature ठीक है of 120 grams of water when it is provided 650 joules of heat, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा भी गिवन है, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो है हमारे पास अवेलेबल होगी, दैट इज 4200 joules पर केजी पर केल्विन, ठीक है जी। और इसमें हमें जो है क्या कैलकुलेट करना है, राइज इन टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, और इसका एक और बी पार्ट भी बनता है, और वो बी पार्ट इस तरीके से होता है आपका कि वाई द राइज इन टेम्परेचर measure is less than the value calculated in पार्ट ए, कि भाई आपका जो है वैल्यू जो है क्यों कम है। तो ये चीज़ें हैं जो हमने देखनी है चीज़ों को, और इसको आज इंशाल्लाह देखते हैं। तो ए पार्ट को हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो ए पार्ट के अंदर कुछ हमारे पास डेटा अवेलेबल है। सबसे पहले वो बोल रहा है राइज इन टेम्परेचर कैलकुलेट करो, तो ये सबसे पहले मेन पॉइंट हो गया। दूसरा हमारे पास पॉइंट हो गया 120 ग्राम्स ऑफ वाटर अवेलेबल है, और तीसरा पॉइंट है ये, और साथ साथ उसने हमें एक हीट कैपेसिटी की वैल्यू भी दे दी, जो कि हमारे पास इस तरीके से मौजूद है। तो अगर हम बात करें राइज इन टेम्परेचर की, तो राइज इन टेम्परेचर हमारा क्या है, ये हमारा डेल्टा टी है, 120 ग्राम्स ऑफ वाटर हमारा मास है।
650 केजी ऑफ हीट क्या है, हमारी थर्मल एनर्जी है जो हमें वो प्रोवाइड कर रहा है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो वो तो एक कांस्टेंट है जो कि स्मॉल सी है हमारा। तो हमें क्लियर हो रहा है कि यार फॉर्मूला कौन सा लगाना है। ऑफ कोर्स बहुत ही क्लियरली उसने बोला है कि आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ही कैलकुलेट करनी है। तो आपने ए पार्ट के अंदर सिंपल सी बात है कि चूंकि फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, और आपको चेंज इन टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, तो हम फॉर्मूले को मोल्ड करके इस तरह से बना देंगे। थर्मल एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है 650, मास की वैल्यू हमारे पास जो अवेलेबल है दैट इज 0.12, और हमने 0.12 लिखी है, आप जरा गौर से देखिएगा। मैंने 120 ग्राम्स को कन्वर्ट किया है, तो मैं यहाँ पे आपको साथ साथ कन्वर्ट करके भी दिखा दूं कि भाई ये देखें, ठीक है। तो 120 ग्राम्स डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.12 केजी हो गया। इस केजी को मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4200। आपका ये सवाल आ सकता है सर ये कन्वर्जन क्यों किए। कन्वर्जन इसलिए किए बेटा क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास मास है वो केजी के अंदर गिवन है, तो सारे जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से अलाइन होनी चाहिए। अच्छा, अगर कभी ऐसा होता है ना कि हमारे पास ये यहाँ पे मास है, अच्छा एक सेकंड, अगर कभी ऐसा होता कि हमारे पास जो यहाँ पे मास है वो केजी नहीं ग्राम्स के अंदर होता, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, ठीक है ना, तब तो कोई इशू नहीं होता हमारे पास। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारे पास केजी के अंदर है, तो इसलिए जो है हमें थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और हमें थोड़ी कन्वर्जन करनी है। जब डेल्टा टी की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.29 डिग्री सेल्सियस, जिसे आप बोल सकते हैं 1.3 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका टेम्परेचर का राइज आ जाएगा। उसके बाद उसने बी पार्ट के अंदर ये पूछा कि वाई द राइज इन टेम्परेचर जो है वो आप जो मेजर कर रहे हो इट्स लेस देन द वैल्यू कैलकुलेटेड इन पार्ट ए। तो ऑफ कोर्स यार सोचने की बात है कि आपका जितना भी पानी का टेम्परेचर राइज हुआ है, जो भी आपने थर्मल एनर्जी प्रोवाइड की उसकी वजह से राइज हुआ है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सारी की सारी थर्मल एनर्जी पानी के अंदर जा रही है। ऑफ कोर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी आपकी लॉस होती है, और लॉस टू द सराउंडिंग होती है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि सम हीट मस्ट बी लॉस्ट टू द सराउंडिंग। तो हमारी कुछ जो हीट होगी वो हमारी सराउंडिंग को क्या कर गई होगी, लॉस हो गया होगा सराउंडिंग के अंदर, ठीक है। भाई इस क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। नो सर, वैसे सर पार्ट बी जो है कितने मार्क्स का होता है? पार्ट बी 1 मार्क का नहीं होगा ना, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो सर यही रीजन लिखना होगा। हाँ ना, नॉर्मली तो सही यही सर। रीजन लिखने को आता है आपके पास, सही है। अच्छा जी, क्लियर है, हमें आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम अपने पास नोट करते हैं सबसे पहले। और क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आपका 400 ग्राम्स वाटर at 12 degrees Celsius is provided with 4000 joules of heat। ठीक है, आगे लिखा है आपका assuming no heat loss to the surrounding। हमने ये अज्यूम करा है, क्वेश्चन बोलते हैं अज्यूम करो कि भाई नो हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग, वो आगे हमसे एक्सपेक्ट करता है टू कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर। यहाँ पे एक ट्विस्ट दे दिया उसने, क्या बोला उसने, कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर। और ऑफ कोर्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो होगा
वो आपके पास क्या अवेलेबल है, 4.2 joules पर ग्राम पर केल्विन। अब यहाँ पे कुछ चीजें नोट करते हैं सबसे पहले। तो पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इनिशियल, आप एक 400 ग्राम्स ऑफ वाटर है दैट इज इनिशियली 12 डिग्री सेल्सियस और उसे 4800 joules ऑफ हीट प्रोवाइड की जा रही है और ये अज्यूम करना है नो हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग। हमें फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है और हमारे पास एक कांस्टेंट अवेलेबल है जो कि क्या है, 4.2। तो हम थोड़ा सा डेटा को नोट डाउन करना शुरू करते हैं। फर्स्ट कि सबसे पहले तो हमारा 400 ग्राम्स ऑफ वाटर हमारा मास हो जाएगा, 12 डिग्री सेल्सियस ये हमारा टी इनिशियल हो जाएगा, 4800 जोल्स ऑफ हीट ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्मल एनर्जी हो जाएगी। फाइनल टेम्परेचर आपका टी फाइनल है जो हमें कैलकुलेट करना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपके पास सी अवेलेबल है। तो ऑफ कोर्स क्वेश्चन इज वेरी क्लियर कि आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है भाई। आपने सिंपल सी बात है Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी अप्लाई करना है। अब इसको थोड़ा सा हम अगर पिछले तरह से मोल्ड करें, हमने क्या करा था, डेल्टा टी किसके बराबर था, Q अपॉन एम सी के बराबर था। डेल्टा टी बराबर था हमारा Q अपॉन एम सी। हम एक काम करते हैं, डेल्टा टी पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज इन टेम्परेचर आपका बराबर होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर के, वो तो हम वो देख लेंगे। पहले हम चेंज इन टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं। तो क्यू आपका क्या है, क्यू जो है आपकी जो थर्मल एनर्जी है वो हमने प्रोवाइड की थी 4000 और जो यहाँ पे मास है वो मास आपका जो है 400 ग्राम्स है। अब मैं यहाँ पे मास को कन्वर्ट नहीं कर रहा। मैं मास को क्यों कन्वर्ट नहीं कर रहा भाई, मैं मास को इसलिए कन्वर्ट नहीं कर रहा क्योंकि मास यहाँ पे वाटर का 400 ग्राम्स है और यहाँ पे भी आपका जो यूनिट है वो क्या है, ग्राम्स का। तो दोनों चीजें आपस में अलाइन कर रही हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ पे भी ग्राम्स है और यहाँ पे भी क्या है, ग्राम्स है, तो दोनों चीजें आपस में अलाइन कर रही हैं, तो हमारे लिए कोई इश्यूज क्रिएट नहीं होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो डेल्टा टी जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर आपके पास जो आएगा वो आपका चेंज इन टेम्परेचर तकरीबन इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। 4800 डिवाइडेड, अच्छा ये जीरो जीरो कट जाएंगे, ठीक है। कोई है कैलकुलेटर है किसी के पास, तो कैलकुलेट करके बता दो प्लीज। मैं लेकर आती हूँ सर। ले आओ ले आओ। 48 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4.8। 2.85 आ रहा है। 2.85, तो हमारा डेल्टा टी आ गया 2.85, ठीक है जी। और केल्विन के अंदर आ गया ये सॉरी ये डिग्री डिग्री सेल्सियस के अंदर आ गया, ठीक है जी। ठीक है, अब ये चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि भाई बेसिकली डेल्टा टी बराबर होता है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल के, ठीक है। अब डेल्टा टी की वैल्यू तो आपके पास आ गई 2.85, टी फाइनल की वैल्यू आपने निकालनी है और टी इनिशियल की वैल्यू आपके पास अवेलेबल थी 12। तो ऑफ कोर्स टी फाइनल क्या हो जाएगा, 2.85 प्लस 12, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 14.85 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में इस तरह से होता कि भाई डिग्री सेल्सियस में नहीं दो आप हमें क्या करो, आप हमें केल्विन में आंसर दो, तो फिर क्या होता भाई, तो फिर केल्विन में कन्वर्जन करने के लिए इस तरह से होता कि डिग्री केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो डिग्री सेल्सियस की बात करें 14.85 प्लस 273.15, तो इसका आंसर क्या आएगा फिर, अनिता बताना बेटा। कर रही हूँ। 288 आ रहा है। तो आंसर आ रहा है 288 केल्विन। तो डिग्री केल्विन, ये डिग्री केल्विन नहीं होता, सिर्फ आई एम सॉरी मैंने एक गलत लफ्ज इस्तेमाल किया, सिर्फ केल्विन होता है, डिग्री केल्विन नहीं होता। तो
केल्विन जो है हमारा इस तरीके से केल्विन में हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं अपने पास। भाई ये इस क्वेश्चन के अंदर कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। नहीं सर इजी है, आ गया समझ। सर हम हमेशा ही केल्विन में कन्वर्ट करेंगे? यार देखो आमने डिपेंड करता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके यहाँ पे जो डैश लाइन डली हुई है ना, यहाँ पे डैश लाइन के आगे आपका लिखा हुआ है केल्विन, तो फिर तो आपने केल्विन के अंदर ही कन्वर्ट करना है। लेकिन अगर ये केल्विन नहीं लिखा हुआ, डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, तो भाई फिर तो आप डिग्री सेल्सियस में अपना आंसर दे सकती हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ भाई, आपने क्लियर है? जी सर क्लियर। चलो सही है। अच्छा जी, ये चीज़ें हमें क्लियर हो गई हैं। जल्दी से अब थोड़े से हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जंप करते हैं। और कॉम्प्लेक्सिटी के लिए एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हम देखते हैं पहले। और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हमारा इस तरीके से हो है कि क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से कि हीट इज रिलीज्ड, मैं थोड़ा जल्दी लिखता हूँ ताकि जो माइंड के अंदर है वो जल्दी से आ जाए। फ्रॉम अ सिस्टम व्हेन वाटर at 90 degrees Celsius cools down to 31 degrees Celsius, ठीक है जी। The of water mass of water is 65 kg, ठीक है। and its specific heat is 4200 joules per kg per Kelvin। सही है जी, आगे लिखते हैं। This amount of heat released is utilized to heat mercury up, which is a liquid metal. If the process is, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, 77% efficient and the rise in temperature of mercury is 160 degree Celsius, then calculate the mass of mercury, calculate the mass of mercury used। तो भाई मास ऑफ मर्करी कितना इस्तेमाल हो रहा है, इस चीज को निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक और चीज अवेलेबल है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मर्करी जो है आपके पास वो कितनी है, वो है 140 joules पर केजी पर केल्विन। अब ये है असल क्वेश्चन जो आता है,
इस टाइप के। ठीक है, तो थोड़ी सी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं सबसे पहले अपने पास, और चीज़ों को हाईलाइट इस तरह करते हैं, हीट इज रिलीज फ्रॉम अ सिस्टम व्हेन द वाटर इज 90 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले एक 90 डिग्री सेल्सियस है और कूल्स डाउन टू 31 डिग्री सेल्सियस। तो एक हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर है, एक फाइनल टेम्परेचर है, और जल्दी से इसको साथ साथ लिखते भी रहते हैं कि भाई ये आपका टी इनिशियल है और ये आपका टी फाइनल हो गया। सही है। उसके बाद क्या हो रहा है जी, उसके बाद हमारा ये हो रहा है, द मास ऑफ द वाटर इज 65 kg, this in its specific heat is 4200 joules per Kelvin। अच्छा, जो कांस्टेंट है थोड़ा सा एक डिफरेंट हाइलाइटर इस्तेमाल कर रहा हूँ उसके लिए। फिर आपका क्या चीज है, आपका ये सीन है, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इज यूटिलाइज्ड टू हीट द मर्क्यूरी अप। अब वो जो जितनी भी हीट आपकी वो दे रहा है ना, वो इस्तेमाल हो रही है किस चीज के लिए, वो आपकी इस्तेमाल हो रही है यूटिलाइज टू हीट मर्क्यूरी अप विच इज अ लिक्विड मेटल इफ द प्रोसेस इज 75% एफिशिएंट। मतलब क्या है, मतलब ये कि पानी जितनी भी हीट देगा ना, उसमें से सिर्फ 77% जो है, सॉरी 77% जो हीट है वो इस्तेमाल होगी एफिशिएंटली। द राइज इन क्या मतलब टेम्परेचर, सर? अभी मैं बताता हूँ मनीषा, करते हुए भी सिखाऊंगा। देखो जो भी आपकी हीट पानी रिलीज कर ठीक है। रहा है ना, वो सारी की सारी हीट जो उस सारी हीट में से, मिसाल के तौर पे अगर 100 जूल्स ऑफ हीट रिलीज कर रहा है, तो पानी के पास यानी सॉरी लिक्विड मर्क्यूरी जो है सिर्फ और सिर्फ 77% ऑफ जूल्स ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है। बाकी जितना 33% है या सॉरी 23% है, वो सराउंडिंग में वेस्ट हो रहा है। मेरी बात समझ में आ गई यहाँ तक? जी सर। तो हमें बेसिकली 77% एफिशिएंट है हमारा सिस्टम। हमें क्या कैलकुलेट करना है, राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, राइज इन टेम्परेचर कैलकुलेट करना है ऑफ मर्क्यूरी, जो कि हमारा कितना है 160 डिग्री सेल्सियस है। अब राइज इन टेम्परेचर तो ऑलरेडी अवेलेबल है। मास ऑफ मर्क्यूरी कैलकुलेट करना है, तो मास ऑफ मर्क्यूरी को एक छोटे से हाइलाइटर से इस्तेमाल करते हैं, ये वाला। ठीक है जी। अब आखिरी चीज, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर अवेलेबल है। जल्दी से कुछ चीजों को नोट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सी कांस्टेंट आ गया। ठीक है, ये हमारे पास मास एम आ गया, और ये हमारे पास बेसिकली एफिशिएंसी है 160 डिग्री सेल्सियस अवेलेबल है। हमें मास ऑफ द मर्क्यूरी कैलकुलेट करना है। तो इसके बाद और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मर्क्यूरी अवेलेबल है। अच्छा, सबसे पहले तो यार देखो, हम वाटर की चीजों को सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो वो ज्यादा हमारे लिए आसान होगा। पहले वाटर की चीजों को सॉर्ट आउट करते हैं, तो अपने आंसर लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं हीट आवाज आ रही है आप सबको दोनों को? जी सर, आ रही है। रिलीज्ड बाय वाटर। असल में लाइट चली गई है ना यहाँ पे, ये सीन हो गया। अच्छा। तो हीट रिलीज बाय वाटर हमने देखनी है कि कितनी हीट रिलीज हो रही है। तो हम करते हैं Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, भाई सिंपल सी बात है। ठीक है ना। अब हीट निकालने के लिए ये Q बेसिकली हमें निकालना है, जो कि हमारी क्या है, थर्मल एनर्जी है। क्या चीज है हमारा, थर्मल एनर्जी। तो हमें थर्मल एनर्जी निकालनी है, उसके लिए हमें मास है, मास हमारे पास अवेलेबल है, मास ऑफ वाटर है 65 kg। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 अवेलेबल है। और चेंज इन टेम्परेचर निकालेंगे हम। चेंज इन टेम्परेचर जब कैसे निकालेंगे भाई, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब हमारे पास क्या है, 31 डिग्री सेल्सियस और 90 डिग्री सेल्सियस, तो इन दोनों को हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो इसको क्या करते हैं भाई, 90 डिग्री सेल्सियस माइनस 31 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, मैनेजर कैलकुलेट करके बताना जरा। 16.1 इंटू 10 की पावर 6। 16.1। 16.1 इंटू 10 की पावर 6। अच्छा ठीक है, 16.1 इंटू 10 की पावर 6 जोल्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इतनी जोल्स ऑफ एनर्जी हमारी पानी ने रिलीज की है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये तो वो 100% है ना, हमारी पानी ने तो ये सारी एनर्जी रिलीज की है, लेकिन जो मर्करी है इसमें से कितनी एनर्जी यूटिलाइज करेगा, सिर्फ उससे 77%। तो हम एक काम करते हैं, हम अपनी परसेंटेज को साइड कर लेते हैं। तो मिसाल के तौर पे जो हमारी 100% एनर्जी है वो कितनी है, 16.1 इंटू 10 की पावर 6। तो हमें तो सिर्फ 77% चाहिए, क्योंकि मर्करी क्या करेगा, 77% यूटिलाइज कर रहा है। और यहाँ हम क्या कर देते हैं, एक्स कर देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यार क्या है, ठीक है,
तो इसका जो आंसर हो जाएगा डेट विल बी x इज इक्वल टू 77 मल्टीप्लाई बाय 16.1 इंटू 10 to the power 6 डिवाइडेड बाय 100। वनीजा कैलकुलेट करके बताओ यार। 12.4 into 10 की पावर 6। 12.4 इंटू 10 to the power 6 जूल्स। तो ये वो हमारे पास अब एनर्जी निकल के आई है जो कहां यूटिलाइज होगी। इट विल बी यूटिलाइज टू हीट द मर्क्यूरी। ये हमारी मर्क्यूरी को हीट अप करने में यूटिलाइज होगी। यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो पहले पूछो। नो क्वेश्चन सर। नो क्वेश्चन। चलो अब मर्करी वाली चीजों को सॉर्ट आउट करना है कि भाई मर्करी वाली चीज सॉर्ट आउट कर लें। तो ऑफ कोर्स हम क्या करते हैं, एक छोटी सी वो डालते हैं कि भाई हीट गेन्ड बाय मर्करी। और हम मर्करी की हीट गेन को डिस्कस कर रहे हैं। और वो किस तरह डिस्कस करेंगे, वो इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं कि ऑफ कोर्स हमारा फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। तो बेसिकली मास निकालना है तो मास विल बी इक्वल टू Q अपॉन C डेल्टा T। ये हमारा फॉर्मूला है जो हम इस्तेमाल करेंगे। थर्मल एनर्जी अभी आपने निकाली है 12.6 इंटू 10 to the power 6। थर्मल एनर्जी आपने निकाली है 12.4, सही है। आपने फॉर्मूला लगाना है Q इक्वल टू M से डेल्टा T। और आपके पास जो है आंसर आएगा क्या, 12.4 इंटू 10 to the power 6। ठीक है, C की वैल्यू हमारे पास क्या अवेलेबल थी, आई गेस 140 140 अवेलेबल है। और चेंज इन टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर का चेंज जो है, राइज इन टेम्परेचर ऑफ द मर्क्यूरी 160 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमारा 160 डिग्री सेल्सियस हमारा चेंज इन टेम्परेचर। तो हमारा जो मास आएगा वो क्या आएगा, उसको कैलकुलेट करके बताएं मनी सर। सही आ रहा है 553.6। 553 पॉइंट, ओह सॉरी 553.6, जिसे हम राउंड ऑफ करके बोल सकते हैं 554 kg। ठीक है भाई, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई लड़कियों, ये हमने कुछ क्वेश्चंस थे वो अटेम्प्ट करें। इसके बाद आगे की चीज़ों को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। अभी परेशानी तो नहीं हो रही है? चले आगे डिस्कस करें। जी सर करना। कर लेना, ठीक है। चलें आगे डिस्कस करते हैं। तो आगे की चीज ये है, आमना आर यू विद अस? आमना, अच्छा यस सर। ठीक है ठीक है। आमना ने हैंड रेस कर दिया था। एक्सचेंजेस ऑफ थर्मल एनर्जी की बात करते हैं। तो बेसिकली आमना मेरा आपसे सवाल है कि थर्मल एनर्जी जो होती है वो कब एक्सचेंज होती है, कब ट्रांसफर होती है, एनी आइडिया? सर जब डिफरेंस होता है लाइक एनर्जी का बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। एनर्जी का डिफरेंस या टेम्परेचर का डिफरेंस? एनर्जी आई थिंक डिफरेंस, टेम्परेचर का। टेम्परेचर का डिफरेंस, सही है। तो हम यहाँ इसको इस तरह से लिखते हैं कि व्हेन अ सब्सटेंस एट हायर टेम्परेचर, यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं व्हेन अ सब्सटेंस, एक तो रट गई है ना चीजें, एट अ हायर टेम्परेचर is brought in contact with a substance
at a low temperature then थोड़ा सा गंदा हो गया transfer of heat takes place transfer heat takes place from the region of higher temperature to lower temperature. हाँ ना, आप लोगों की तरफ लाइट आ रही है क्या? जी सर, आ रही है। हमारी तरफ ही गई है तो ट्रांसफर ऑफ हीट जो होती है वो हमेशा क्या करती है, इट टेक्स प्लेस या ट्रांसफर्स फ्रॉम अ हॉटर रीजन या हायर टेम्परेचर रीजन टू अ लोअर टेम्परेचर रीजन। ये इसकी खास बात है, ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, इसके साथ एक और चीज भी पढ़ाई जाती है, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यानी आपका ये, हम इसके रिस्पेक्ट से ये बात बोल सकते हैं कि एनर्जी supplied is equals to energy gained। जितनी एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हैं उतनी एनर्जी आपकी गेन हो सकती है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं एनर्जी लॉस और एनर्जी गेन जो होती है वो आपकी क्या होती है, वो बराबर होती है। यानी एक चीज जितनी एनर्जी लॉस करता है दूसरी बंदा उतनी ही एनर्जी क्या करता है, आपका गेन करता है। अच्छा जी, बस ये आज के लिए थोड़ी सी एक आखिरी चीज रह गई है, वो मैं डिस्कस कर लूं। असल में चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे रहा हूं इसे। और यहाँ पे जो है एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे जो हमारा पॉइंट था इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, एक बात इम्पॉर्टेंट थी। वो इम्पॉर्टेंट क्या बात थी? वो बात हमारी ये इम्पॉर्टेंट बात थी कि भाई नो लॉस टू द सराउंडिंग। आपकी सराउंडिंग के अंदर किसी किस्म का लॉस नहीं हो रहा था। लेकिन अगर आपकी सराउंडिंग के अंदर लॉस होना शुरू हो जाए फिर क्या होगा? सही है, तो हम यहां लिख सकते हैं if there is a loss in surrounding, there is a loss in surrounding। अगर आपके सराउंडिंग के अंदर लॉस होगा फिर क्या होगा? फिर आपका ऐसा होगा इक्वेशन कि भाई हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट is equals to heat gained by cold object plus heat lost to surrounding। यहां तक बात समझ में आती है? जी सर। तो बस यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। मेरे ख्याल से हमने थोड़ा सा अच्छा खासा कंटेंट कवर कर लिया है। तो इंशाल्लाह फिर हम बाकी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा खासा है इसमें ना, तकरीबन भी जो है अभी आप समझ लें कि ये छोटा है या बड़ा है ये टॉपिक? बड़ा टॉपिक है बेटा। असल में इसके अंदर अच्छा। क्वेश्चंस के टाइप्स बहुत है, अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के पूछता है। तो तकरीबन इसमें अभी 2 क्लासेस और लग जाएंगी हमारी, तकरीबन भी 2 क्लासेस। सही है। फिर जाके टेम्परेचर हमारा ख़त्म हो जाएगा और इंशाल्लाह फिर जो है हम शुरू करेंगे आइडियल गैसेस। सही है? ये कॉलेज में तो काफी पीछे है अभी। अच्छा,
कॉलेज में तो इलेक्ट्रिसिटी वाले पर है। किसके अंदर है? वो जो इलेक्ट्रिसिटी, वो जो कैपेसिटर वगैरह का है ना, उसके ऊपर है। इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा बहुत पीछे है यार ये तो। लेकिन उन्होंने लेकिन ऑसिलेशन केमिस्ट्री करा में दी हो होगी गया ना। सब कुछ। वनीजो ऑसिलेशन करा दी होगी। हम्म। ऑसिलेशन बड़ा टॉपिक है ना, ऑसिलेशन पहले करा दी उन्होंने। हमने वो कर लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड कर लिया था, कूलम्स लॉ, कैपेसिटेंस कर लिया था। इसके बाद हम थर्मल पे आ गए। अच्छा, इरादा मेरा ऑसिलेशन का था, लेकिन उन्होंने चलो थर्मल निपटाते हैं पहले, तो थर्मल थोड़ा सा ले, अच्छा मजेदार सा लेकिन टॉपिक है। केमिस्ट्री में उन्होंने काफी करवा दिया, ऑर्गेनिक वगैरह सब खत्म है। अच्छा, सही। जी। तुमने वो डिस्कस कर लिया था क्या नाम है, पोर्टल वाला मसले जो थे? नहीं, लेकिन वो मैंने खुद एक्सप्लोर किया था, तो वो खुल रहा था सही से सब कुछ। चलो सही है। फिर उसको देखना शुरू करो जिस तरह हमने तरतीब बनाई हुई है उसकी ना। अच्छा खासा कंटेंट जी, उसी कवर से करना। कर रही हूँ। हाँ बस सही। शाबाश। अच्छी बात है। ठीक है। ये वाली चीज समझ सही। में आ गई सारी चीजें। ये नया टॉपिक है तो जी। इसमें प्रॉब्लम होगी नहीं तुम्हें। ठीक है, बिल्कुल बेस हम्म। से ही उठा रहे हैं हम। तो जो हम्म। पुराने टॉपिक का लॉस है उसको इंशाल्लाह देखने कवर अप करना है, देखते हैं अल्लाह ताला यूँ तो क्या। मैं वीडियो से ही देख लूंगी उसको भी। बस सही है, ठीक है। ओके सेट है। सही है। ओके देन। सही। अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ अपना।